10 ऐसे बिजनेस जो आपको रोडपति बना सकते हैं, जिसे करके फ़ायदा पाने की जगह नुकसान ना सहना पड़े आपको। आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, चाहे मैं हूं या कोई और बिजनेस आइडिया बताने वाला, आज तक हम सब ने आप दर्शकों को सिर्फ कौन सा बिज़नेस करना चाहिए जिससे आपको प्रॉफ़िट मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है, आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, इसी के बारे में हम सभी बताते हैं। पर बहुत कम हम में से ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि हाँ, ये बिज़नेस आपके लिए अच्छा नहीं है या फिर अच्छा है। दोनों ही चीज़ें बतानी चाहिए, सिर्फ अच्छी बातें बताएंगे, बुरी बातें नहीं बताएंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बिज़नेस के बारे में बताएंगे जो आपका, अगर आप करना चाहते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। आपके पैसे डूब सकते हैं, आपको भारी नुकसान हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। कमाई की जगह पे नुकसान ही नुकसान हो सकता है। तो वो कौन से 10 ऐसे बिज़नेस हैं जो करना काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है, या फिर अगर आप करना भी चाहते हैं तो करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, उसके बाद आपको शुरू करना होगा, इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 10 बिज़नेस के बारे में जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो पहला है कॉटन विक्स का बिज़नेस। अब स्पेशली कॉटन विक्स देखिए 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो मैनुअली हाथों से लोग जो बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, और दूसरा है कि मशीन, कॉटन विक्स बनाने की जो मशीन मार्केट में है, जिसे आपको ख़रीदने को कहा जाता है और आपको ख़रीद कर उसके बाद उसके ज़रिए आप कॉटन विक्स बनाते हैं और फिर उसे आप मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बिज़नेस में ऐसे देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता है जो कॉटन विक्स बनाने की मशीन बनाते हैं, क्योंकि आप उनसे मशीन ख़रीदते हैं तो उनका सेल तो हो जाता है, उनकी कमाई हो जाती है। लेकिन आप उनसे मशीन ख़रीद के आप जो ढेर सारा कॉटन विक्स बनाने का सोच रहे हैं, कॉटन विक्स बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल का खर्चा करना है, मशीन का खर्चा करना है। इसके बाद अगर आप बड़े लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको और अपने अलावा और स्टाफ भी रखना है, उसका भी खर्चा है। फिर आप मशीन जो चलाएंगे उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खपत होगा उसका खर्चा है। कई तरह के खर्चे होते हैं जिसे आपको मैनेज करना होता है। और उसके बाद अगर आपका माल नहीं बिकता है, उस तरह का सेल नहीं होता है, उस तरह की आपकी इनकम नहीं होती है, तो आपका सारा पैसा जो है वो कहीं पे फंस जाएगा और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं आपको साफ तौर पर बताऊं तो देखिए, कॉटन विक्स जो है वो मैनुअली जो लोग बनाते हैं, बेचते हैं, उनको उतना रिस्क नहीं होता। लेकिन अगर मशीन खरीद के आप शुरुआत करेंगे, सोच रहे हैं, स्पेशली इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है जिसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। कई बार आप यूट्यूब में देखेंगे कि बायबैक पॉलिसी होती है। आप हमसे मशीन खरीदिए, हमसे रॉ मटेरियल खरीदिए, कॉटन विक्स बनाइए और फिर हम ही को वापस दीजिए, ऐसा कंपनी दावा करती है। लेकिन शुरुआत में वो डील करती भी है, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करते, लेकिन शुरुआत में वो अगर आपका माल आपसे बनवा के वापस ले भी रही है, बायबैक का पॉलिसी मतलब फॉलो कर भी रही है, तो फिर कुछ समय बाद वो फिर आपसे वो जो है डील तोड़ देती है और फिर आप अपना माल खुद मार्केट में बेचिए, ऐसा फिर आपके ऊपर आ जाता है। और ये इसीलिए 100 बात की एक बात अगर मैं कहूँ तो इसमें मशीन बेचने वाले की तो इनकम हो जाती है, आपकी नहीं होती। इसलिए कॉटन विक्स का बिज़नेस जो है वो थोड़ा सा जोखिम भरा होता है, स्पेशली अगर आप मशीन खरीद के शुरू कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं। दूसरा जो है वो है लहसुन की कलियां छीलने वाली मशीन खरीद के लहसुन की कलियों को मशीन के ज़रिए छील के मार्केट में बेचने का बिज़नेस। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मार्केट में आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो इस तरह का लहसुन की कलियों को जो है वो छीलने का काम कर रहे हैं, पैक करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये भी कि उसका उतना सेल नहीं होता है, इन चीज़ों की उतनी डिमांड नहीं होती है। लोग आज भी ज़्यादातर डायरेक्ट लहसुन खरीदते हैं और छीलने का जो भी है वो अपना संभाल लेते हैं। इसमें उतना प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप मशीन खरीदेंगे, इसमें भी फिर वही है, मशीन वाले का इनकम तो होगा लेकिन आपका कितना होगा कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो इसमें भी आपका पैसा जो है वो फंसेगा, आपको उतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा जो बिज़नेस है वो है कुछ तरह के पाउडर्स बनाने का, जैसा आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में कि प्याज का पाउडर बनाइए, आलू का पाउडर बनाइए, लेमन का पाउडर बनाइए और फिर इसे आप जो है ऑनलाइन बेचिए, अच्छी इनकम होगी। इस तरह का आपको बताया जाता है, आप सुने होंगे, देखे होंगे। तो आपको हकीकत बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑनलाइन ज़्यादातर जो देखने को मिला है, ज़्यादातर मैंने जो रिसर्च किया है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके ज़रिए ये देखने को मिला है कि इन पाउडर्स को कोई नहीं खरीदता है, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन ही हो, कोई नहीं खरीदता है। बहुत ज़्यादा 90% के ऊपर देखा जाए तो इनकी बिक्री ही नहीं होती है। तो फिर अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो ये आपका एक फालतू एक पैसा जो है वो बर्बाद होगा, आपका ये बिज़नेस जो है सफल नहीं होगा। ये एक तरह का फालतू थर्ड क्लास बिज़नेस आप कह सकते हैं।
चौथा जो बिज़नेस है, जो करने से आपको नुकसान हो सकता है, वो ये है कि नोटबुक बनाने की बिज़नेस अगर आप करते हैं, नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग पे बिज़नेस अगर आप करते हैं। देखिए, इसमें भी क्या है कि कई तरह के मशीन्स आपको खरीदने होते हैं, सेटअप करना होता है और इसमें आपको फिर उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदना होता है, आपको उसके बाद प्रोडक्शन करना होता है, जिसके लिए फिर आपको लेबर वगैरह भी, स्टाफ वगैरह भी चाहिए होता है। इन सब का खर्चा मेंटेन करके आपने एक बड़े लेवल पे खर्चा करके अगर इस बिज़नेस को शुरुआत भी किया है, तो भी इसमें वो प्रॉफ़िट आपको शुरू में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो पहले से ब्रांडेड कंपनीज़ मौजूद हैं मार्केट में, वो क्या करती हैं कि जिस रेट पे वो अपना नोटबुक बेचती है ना मार्केट में, उस रेट पे तो आपको सिर्फ रॉ मटेरियल मिलेगा। तो इसमें क्या है कि आपको उसका प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, इसमें अगर करना ही है तो नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस ना करके आप नोटबुक की ट्रेडिंग आप शुरू कर सकते हैं। इसे आप आगे रिटेल में बेचने का बिज़नेस कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा फँसा के इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का सोच रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा-सा नुकसानदेह साबित हो सकता है आपके लिए, तो सोच समझ कर आपको करना चाहिए। अगला जो 5वें नंबर पे जो बिज़नेस है, वो है स्लीपर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। जो ये आप यूट्यूब में देखते होंगे, सुनते होंगे कि स्लीपर मेकिंग बिज़नेस करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं, इतना पैसा, इतना ये, इतना वो, बहुत प्रॉफ़िटेबल है, इस तरह का आपको बताया जाता है, पर ऐसा है नहीं प्रैक्टिकली। जितना आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है, उतना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसमें भी आपको वही है, मशीन का खर्चा करना होता है, इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे करना होता है और प्रॉफ़िट उस लिहाज से आपको इसमें भी देखने को नहीं मिलता है। इसमें भी पहले से मौजूद जो बड़ी कंपनी है, वो सस्ते माल ऑलरेडी मार्केट में बेचती हैं, उनको टक्कर देना आपके लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जितना आपको सुनने में ये लगेगा। और मार्केट पकड़ना भी इतना आसान नहीं होता है, कमाई करना इतना आसान नहीं हो जाता है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं। फिर आप सारा इन्वेस्टमेंट करके आप जब आपका माल नहीं बिकेगा, आपको प्रॉफ़िट नहीं दिखेगा, तो आप परेशान होंगे, आपके पैसे फँसेंगे, वो अलग। तो इसीलिए इसमें भी अगर देखा जाए तो स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस आपको नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो इसमें भी आप जो हैं आगे इसको सेल करने का, रीसेल करने का, रिटेल करने का बिज़नेस जो है आप इसे कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इसमें भी ना करें, आपके लिए बेहतर है। 6वें नंबर पे जो बिज़नेस है, वो है कपड़े का होलसेल का बिज़नेस। अब इसमें भी अगर देखा जाए ना, तो आप अगर मैन्युफैक्चरर से बड़ी तादाद में माल खरीद रहे हैं होलसेलर बन के और इसे आगे आप रिटेलर को बेचोगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें ज़्यादातर जो है वो उधारी में माल लिया जाता है। बहुत ज़्यादा उधारी चलती है। अब आपसे ज़्यादा अगर किसी ने ज़्यादा मात्रा में माल उधार ले लेके मार्केट में अपना बेचना शुरू कर दिया, लेकिन आपको उतना पैसा देखने को नहीं मिल रहा है, आपका पैसा तो मार्केट में फँसा रह गया। अब आपने जितने भी आपने माल आगे बेचे हैं, उसमें से जो है 90% पैसा आपका फँसा हुआ है मार्केट में, जिसको आपको 10 बार आपको दौड़ना पड़ रहा है, तब जाके थोड़ा-थोड़ा पैसा आप निकाल पा रहे हैं, उनसे ले पा रहे हैं। इसमें ही काफ़ी टाइम चला जाता है। उतने में जो माल आपसे लिया है, जिसने माल लिया है, वो कुछ समय बाद फिर कुछ माल वापस भी कर देता है। ये प्रोडक्ट ख़राब है, वो प्रोडक्ट कटा-फटा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। फिर एक समय आता है जब कहता है ये माल जो है बिक नहीं रहा है, आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, हमें नहीं रखना है, आप वापस ले लीजिए। तो कई तरह की परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं होलसेलर अगर आप बन रहे हैं कपड़े का तो। और स्पेशली तब जब आप लोन वगैरह लेके कोई भी बिज़नेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो होलसेलिंग हो, कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, हो लोन वगैरह लेके, और आप इसी पे निर्भर हैं कि हाँ, इसी से कमा के वो लोन दूँगा, तो फिर ऐसे में आप इस तरह का जो बिज़नेस मैं बता रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आप भी फँसेंगे, आपके पैसे भी फँसेंगे, समस्या में आप आ जाएँगे। इसमें अगर कपड़े का ही आपको करना है तो होलसेलर ना बन के आप इसका भी रिटेल का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं शुरुआती दौर में। उसके बाद आप आने वाले समय में मार्केट को समझिए, कस्टमर्स को समझिए, कस्टमर्स आपके बढ़ने शुरू होंगे, कस्टमर्स आपके बंधेंगे। फिर उसके बाद आप चाहें तो अलग से होलसेलर का काम आप कम लेवल पे ही सही पर शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो कुछ सालों तक, आने वाले समय तक आपको रिटेल का ही करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि हमेशा ही रिटेल का करना चाहिए। होलसेलर में ज़्यादा समस्याएँ हैं, पैसा भी फँसेगा, आपको उतना प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिलता है, परेशानी ज़्यादा है। तो ये बेहतर है। अगला जो है वो है 7वें नंबर पे जो है वो है प्लांट नर्सरी का बिज़नेस। अब ये बिज़नेस भी देखना बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा प्रॉफ़िट है, बिल्कुल है भी, मैं भी ये भी कह रहा हूँ। इसमें भी प्रॉफ़िट अच्छा खासा है, लेकिन कब है? सिर्फ़ वो 3 महीने जो बारिश के सीज़न के 3 महीने होते हैं, उसमें आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट देखने को मिलता है। बाकी जो टाइम होता है वो बहुत कम चलता है ये बिज़नेस। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्लांट नर्सरी उतना नहीं चलता है, लेकिन चलता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं चलता। तो अगर उस समय पे
देखा जाए तो आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, आप इसे इन प्लांट नर्सरी जो आपने स्टार्ट किया है इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए इस बिज़नेस को शुरू अगर आपको करना ही है तो पहले अच्छी तरह से सोच विचार करके ही इसको शुरू करना चाहिए, पैसे फंसाने चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है। अगला जो है वो 8वें नंबर पे जो है वो है बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस। अब ये भी बिज़नेस करना यानी कि आपको मशीन लेना होगा, रॉ मटेरियल का खर्चा करना होगा, मेहनत तो काफ़ी है ही। तो ये कोई ईज़ी बिज़नेस है नहीं जितना आपको ये देखने को लगता है, सुनने को लगता है। इसमें काफ़ी मेहनत है, काफ़ी परेशानियाँ हैं, काफ़ी पैसे भी फँसाने होते हैं। तो इसमें उस तरह का आपको रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं तो। तो मेरे हिसाब से ये बिज़नेस भी अगर देखा जाए तो आप बॉल पेन का रिटेल का बिज़नेस शुरू कीजिए और अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कीजिए अपने लिए। बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग के झंझट में ना जाइए, अपने पैसे ना फँसाइए। 9वें नंबर पे जो है वो है मोबाइल स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस। अब ये स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस भी जैसे मैंने सभी अब तक कहा, इसमें भी वही चीज़ है कि अगर आप मोबाइल स्पेयर पार्ट्स का, मोबाइल पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग आप करने का सोच रहे हैं, तो देखिए पहले बता दूं कि ये बिज़नेस वैसे तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, अच्छी इनकम आप कर सकते हैं इसमें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम होता है ना कि भाई आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको आगे इसे आपको होलसेलर को, रिटेलर को बेचना होता है, जो आपके लिए अगर आप पार्ट टाइम करने की सोच रहे हैं इस बिज़नेस को और आपने शुरू किया है पार्ट टाइम के तौर पर, तो फिर ये बिज़नेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको नुकसान ही होगा क्योंकि आप इस पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, आप इसमें पूरा टाइम नहीं दे पाएँगे, इसमें जो दौड़-धूप करना होता है, वो आप नहीं कर पाएँगे, तो आप इसमें से वो प्रॉफ़िट नहीं निकाल पाएँगे। अगर फुल टाइम करना चाहते हैं तो फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसका होलसेलर या फिर इसका रिटेलर, आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं मोबाइल स्पेयर पार्ट से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, लेकिन आपको फुल टाइम करना होगा। अगर आप पार्ट टाइम के तौर पर करेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। और लास्ट जो है वो है 10वें नंबर पे 2 तरह की चीज़ें, 2 तरह का बिज़नेस जो आपको बताया जाता है जैसे कि यूट्यूब में आप सुनते होंगे, वो है बाय बैक पॉलिसी और घर बैठे पैकिंग का काम। अब जैसे कि कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, बना रही है, तो क्या वो उसे पैक नहीं कर सकती? पैकिंग का यूनिट अलग से नहीं रख सकती? बिल्कुल रख सकती है। तो ये जो आपको बताया जाता है कि घर बैठे पैकिंग का काम आपको दिया जाएगा, पेंसिल पैकिंग, कोलगेट पैकिंग, ये पैकिंग, वो पैकिंग, ये तमाम तरह के जो पैकिंग के काम के नाम पे आपको जो बताया जाता है ना, ये सिर्फ़ आपको ठगने का कोशिश किया जाता है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है, आपके पैसे फँसेंगे, आपको इसमें कोई भी इनकम देखने को नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाएँगे। दूसरी जो बाय बैक पॉलिसी मैंने कहा, कई कंपनीज़ हैं जो आपसे कहेंगे कि भाई आप हमसे ये मशीन ले लीजिए, आप हम ही को वापस माल बना के वापस कर दीजिए और फिर हम आपसे माल खरीदेंगे। वो करते भी हैं लेकिन कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप उसी को बना के माल देते रहिएगा। वो कुछ समय तक आपको, क्योंकि उसने अपना सामान बेचा है इसलिए कुछ समय तक बाय बैक पॉलिसी जो है वो फॉलो करती है, उसके बाद वो डील ख़त्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर आप परेशान हो जाएंगे। वो प्रोडक्ट आप कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, वो आपका सिर दर्द है। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को आपको सोचना है, समझना है, इसके बाद ही बिज़नेस फील्ड में आपको उतरना है। 10